तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों आज डेट 5 जनवरी 2026। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नया साल आपके लिए मंगल रहे, कल्याणकारी रहे और आप इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहो। दोस्तों, नए साल पे नई न्यूज़ है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, हर साल आती है, साल में 2 बार आती है, वो रिलीज़ करी है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए। आरबीआई क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोस्तों इस रिपोर्ट का नाम याद रखें, एफएसआर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरबीआई साल में 50 100 जितनी भी रिपोर्ट जारी करता है, उन सब में इंपॉर्टेंट नंबर 1 रिपोर्ट कौन-सी होती है, तो ये एफएसआर ही होती है दोस्तों, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये बेसिकली कल इसको आरबीआई ने रिलीज़ किया है। इसमें कुछ कई सारी बातें होती हैं, इसके नाम से स्पष्ट है कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके बारे में ये रिपोर्ट डिस्कस करती है। इकोनॉमी इस रिपोर्ट में कहना है इकोनॉमी स्टेट रेजिलिएंट, इकोनॉमी क्या रेजिलिएंट है, अच्छी है। बैंक क्या है, बैंक्स रिमेन स्ट्रांग, बैंक क्या हुए स्ट्रांग बने हुए हैं। टॉप पॉइंट टू नो एनपीए क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड क्रिप्टो क्राइसिस के बारे में भी कुछ बात की गई। कुछ अच्छी बातें की गई और कुछ जिससे इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट डल सकता है उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ बात कही गई। वो तो हम आगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूज़ देखिए, आरबीआई रिलीजेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाइलाइटिंग रेजिलियंस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैंने बता इसमें बेसिकली इस रिपोर्ट में हाइलाइट किया गया कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है, रेजिलिएंट है, मजबूत है, लेकिन कुछ रिस्क है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। ये रिस्क के बारे में भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, मैंने ये आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया है। बेसिकली ये आरबीआई रिलीजेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आप चाहे तो इसको डिटेल में, अगर जो कोई बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो चाहे तो इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके भी पढ़ सकता है। लेकिन उसका ओवरऑल देखो हाइलाइट तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा ही करूँगा। सबसे पहले हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। मैंने बताया ये आरबीआई की फ्लैगशिप स्कीम है। आरबीआई साल में कितनी रिपोर्ट जारी करता है, उन सब में दोस्तों ये नंबर 1 है। इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो सिंपल सा एग्जाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दोस्तों ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। इसमें तो आपको कोई शक ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट साल में 2 बार जारी की जाती है, रिलीज बाय एनुअली। क्या होती है बाय एनुअल, इट मीन्स साल में 2 बार दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार आती है, ट्वाइस अ ईयर। एक तो जून में आती है, एक दिसंबर में आती है दोस्तों। अभी तो ये लास्ट डेट 31 दिसंबर को आई है। अब दोस्तों ये नई नई रिपोर्ट है, वो जून में आएगी। जून में आएगी। तो ये बेसिकली एफएसआर साल में 2 बार आती है, एक जून में और दिसंबर में। अब ये रिपोर्ट क्या करती है? तो ये रिपोर्ट कुछ नहीं, इंडियन इकोनॉमी का जो मैंने बताया, रिपोर्ट असेसेस द हेल्थ एंड रिस्क ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको असेस करती है, उसकी हेल्थ कैसी है, क्या-क्या रिस्क्स है, ये सब के बारे में दोस्तों ये रिपोर्ट डिटेल में डिस्कस करती है। इसका जो मेन फोकस रहता है वो दोस्तों बैंकिंग पे रहता है, लेकिन फिर भी अदर सेक्टर्स में भी दोस्तों ये रिपोर्ट डिटेल में डिस्कस करती है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग में अगर आपको बताऊं एक लाइन में, तो मैंने इस पूरे पैराग्राफ में दोस्तों उस रिपोर्ट की समरी लिख दी गई। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो कंटिन्यू एक्सपेंड कर रही है और अभी भी रोबस्ट है, बिल्कुल एक मजबूत स्थिति में। इंडिया इकोनॉमी कंटिन्यू टू एक्सपेंड एट रोबस्ट पेस। भारत की इकोनॉमी क्या कर रही है, कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। जैसे अभी लेटेस्ट में जीडीपी डेटा आया था, आपने देखा होगा क्वार्टर 2 का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा कितना था, 8.2% था। तो ये रिपोर्ट यही कहती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यू एक्सपेंड कर रही है और काफी रोबस्ट है, काफी मजबूत है दोस्तों। अब ऐसा क्यों है? तो सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक डिमांड, लो इन्फ्लेशन। अब ऐसा इसलिए है, इंडिया की इकोनॉमी इसलिए मजबूत है, इसलिए एक्सपेंड कर रही है कि भारत में क्या है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा मजबूत है। देखो दुनिया की हर देश की जीडीपी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। कई दुनिया की कई सारे देश वो एक्सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसे चाइना जैसे देश, वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। उनका एक्सपोर्ट अच्छा होता है तो उनकी जीडीपी अच्छी करती है, एक्सपोर्ट अच्छा नहीं होता तो उनकी जीडीपी अच्छी नहीं करती। लेकिन जो भारत की जीडीपी है, उसका मेजर दोस्तों ड्राइवर है वो डोमेस्टिक डिमांड है। हमारे यहाँ पर लगभग 140 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है, तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम हमारा प्रोडक्शन यही कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए इनका ये कहना है कि भाई हमारी जीडीपी अच्छा कर रही है क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी है। इसलिए इंटरनेशनल चीजों का हमारे पे ऊपर कम इम्पैक्ट डलता है। आप देखना, जब भी इंटरनेशनल स्थिति वीक होती है, अमेरिका में कोई कोई क्राइसिस आती है, तो इंडिया पे उसका इम्पैक्ट कम होता है। उसका रीजन यही है कि हम हमारी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट पे कम डिपेंड करती है, डोमेस्टिक डिमांड पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो ये कहना है कि भाई हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, लो इन्फ्लेशन। इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, पिछले कई टाइम से आपने देखा ही होगा, इन्फ्लेशन तो बहुत ही कम है, 2% से भी कम है, 1% तक भी चल रही है दोस्तों। तो बहुत काफी अच्छी हमारी, इसे कहते हैं गोल्ड सिनेरियो भी कहा जा रहा है इसको। इकोनॉमी में दोस्तों गोल्डीलक्स सिनेरियो एक ऐसी स्थिति में है जब जीडीपी बहुत अच्छी स्थिति में होती है, इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ रेट बहुत तेज चल रही है और महंगाई बहुत कम होती है। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है दोस्तों। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए वर्तमान में ये गोल्डीलॉक फेज में है, जहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है और इन्फ्लेशन बहुत कम है, बहुत कम है। आरबीआई का टारगेट आप सबको पता है 4 ± 2,
2 से 6% के बीच में, तो 2% से भी कम दोस्तों आज की डेट में हमारी इन्फ्लेशन है। तो एक बहुत अच्छी स्थिति है, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, लो इन्फ्लेशन है और हेल्थी बैंक बैलेंस शीट है। जो बैंकों की बैलेंस शीट है वो बहुत मजबूत है, बैंकों का एनपीए बहुत कम हुआ है, उनके पास अच्छी खासी राशि है। तो ये सब चीजें दोस्तों क्या कर रही है, जीडीपी को आगे बढ़ाने को दे रही है। लेकिन साथ में ये रिपोर्ट एक कहती है कि कुछ रिस्क भी है। इवन एज रिस्क क्या, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लेंडिंग। भाई देखो जनरली बैंक जो लोन देते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, कुछ ना कुछ गिरवी रख के देते हैं, लेकिन कई सारे लोन ऐसे होते हैं जैसे पर्सनल लोन, वो अनसिक्योर्ड होते हैं, कुछ गिरवी नहीं होगा था। तो देखो अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो बैंक के लिए क्या होता है, रिस्क होता है, वो डूब सकता है, डूब जाएगा तो बैंक वसूलेगा कैसे। तो ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी बढ़ी है। तो एक ये नेगेटिव रिस्क है ना हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम के सामने पैदा करती है। तो एक क्या, अनसिक्योर्ड लेंडिंग। फिनटेक एक्सपोजर, फिनटेक आजकल देखो फिनटेक से डिजिटल लेंडिंग चल रही है, तो उसका भी एक रिस्क है। एक्सटर्नल एंटिटी, फॉरेन में कई सारी गतिविधियां हो रही है, अमेरिका ने हम पे टैरिफ वगैरह लगा दिया, वो सब एक नेगेटिव दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी में इंपैक्ट डालेगा। साथ में स्टेबल कॉइन, आप सबने नाम सुना होगा बिटकॉइन वगैरह का। तो ये बिटकॉइन वगैरह का दोस्तों जो इंडिया की जो जो इकोनॉमी का एक क्या कहेंगे हम उसको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको खतरे में डालती है दोस्तों। ये बिटकॉइंस वगैरह का जरा ग्रोथ करना यह कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। तो दोस्तों ओवरऑल में हमने देखा कि इस रिपोर्ट के कहने का ये ओवरऑल कहना है कि भारत की इकोनॉमी अच्छी है, एक्सपेंड कर रही है, रोबस्ट पेस में है। इसका कई सारे रीजन है, सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक डिमांड है स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लेशन कम है, हेल्थी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बैंक की बहुत मजबूत है, पर कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, फिनटेक एक्सपोजर है, एक्सटर्नल एंटिटीज की रिस्क है, स्टेबल कॉइन्स के संबंध में रिस्क है, ये सब रिस्क है। लेकिन ओवरऑल हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है। अगर मैं पूरे इस पैराग्राफ में दोस्तों इस रिपोर्ट का समरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसके बाद भी हम देखेंगे कई सारे इसमें दोस्तों पॉइंट वाइज इस रिपोर्ट में समझाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ग्रोथ आउटलुक, जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि हमारा जो ग्रोथ आउटलुक है वो पॉजिटिव है, मतलब आने आने वाले सालों में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है और ज्यादा अच्छी रहने की उम्मीद है। इसने डेटा दिया दोस्तों, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल 2025-26 चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था, 31 मार्च 2026 से चलेगा, इसके 2 क्वार्टर तक अब तक के डेटा अब तक आ चुके हैं। तो दोस्तों क्वार्टर 1 में जीडीपी ग्रोथ रेट है 7.8% और क्वार्टर 2 में 8.2% रही, ये बहुत अच्छी है। दुनिया में जहां अनसर्टिनिटी है, दुनिया के कई देशों में 2% 3% ग्रोथ रेट चल रही है, लेकिन हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 8% के आसपास है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो ये इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि हमारा ग्रोथ आउटलुक है भविष्य में वो पॉजिटिव रहेगा। हमारा ग्रोथ जो सपोर्टेड बाय, मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजप्शन, या मैं इसको कहूँ डोमेस्टिक कंजप्शन सपोर्ट कर रही है, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, साथ में जो निजी क्षेत्र का निवेश है, जो बिजनेसमैन है वो निवेश कर रहे हैं, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी रहने की उम्मीद है। ये हमारा आउटलुक, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है कि पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा भविष्य में। इसका क्या क्या रीजन है, तो इसके रीजन दिए हैं इन्होंने। एक तो इन्फ्लेशन बहुत कम है, आप सब जानते हो जब जब इन्फ्लेशन कम रहती है तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात होती है, वो जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी होती है इन्फ्लेशन कम होने से। साथ में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, बैंकों पर स्ट्रेस नहीं है, बैंकों पर नहीं है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी है, फाइनेंशियल मार्केट अच्छे काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट अच्छा काम कर रहा है और बात सब कुछ इंडिया में अच्छा काम कर रहा है। मॉनसून की स्थिति बहुत अच्छी है, अब वो नॉर्मल मॉनसून रहा है, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ करेगा। टैक्स रिफॉर्म किए गए हमारे पास, आप सबने सुना होगा जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0 लेके आए, कई सारे जो प्रोडक्ट्स है उस पर जीएसटी कटौती करी। इससे क्या होगा दोस्तों, चीजें सस्ती पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो दोस्तों जीडीपी बढ़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स में छूट दी, इनकम टैक्स में एक नया एक्ट लेके आया, 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स से छूट दे दी, तो कई सारे लोगों को क्या होगा, टैक्स सेविंग होगी, टैक्स सेविंग होगी, अगर खर्चा करेंगे जीडीपी बढ़ेगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये सब ये मानना है कि भाई ये सब कारणों से हमारी जीडीपी इस साल और आने वाले सालों में अच्छी रहेगी। महंगाई कम है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, नॉर्मल मानसून से ज्यादा मानसून हुआ है, टैक्स रिफॉर्म लेके आए हैं, इससे क्या होगा, आम आदमी की जेब में पैसा बढ़ेगा। कंटिन्यूअल एक्सपेंशन ऑफ डीपीआई, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे यूपीआई जैसे, तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो इससे भी क्या होगा, जीडीपी अच्छा परफॉर्म करेगी। ये सब इस रिपोर्ट में कहा गया। इसके अलावा दोस्तों एक और रिपोर्ट में कहा गया वो रिगार्डिंग एनपीए, एनपीए के बारे में भी, कि जो बैंकों की एसेट क्वालिटी है वो अच्छी सुधार हुआ है, एनपीए बहुत कम हुआ है। एनपीए कुछ नहीं, बैंक जो लोन देते हैं उसका कुछ पैसा डूब जाता है, उसको एनपीए कहते हैं। जितना ज्यादा डूबेगा बैंक को उतना नुकसान होगा, बैंकों की स्थिति कमजोर होती जाएगी। तो इस रिपोर्ट का कहना है कि जो हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो, जो एनपीए का रेशियो है सितंबर 2025 में, वो दोस्तों कई सालों का लो है, वो तो एट ए मल्टी डिकेडल लो ऑफ 2.1%। हमारा जो सितंबर 2025 में जो दोस्तों जीएनपी है वो 2.1% है, जो कई दशकों में इतना कम है। हमारा जनरली बैंकों का एनपी रेशियो बहुत ज्यादा रहता था। एक जमाने में तो दोस्तों 2008-9 के बाद तो ये 8 से 10% के बीच ही पहुंच जाया करता था। लेकिन वर्तमान टाइम में एनपी रेशियो बहुत कंट्रोल है, बैंकों की जो एसेट क्वालिटी है, जो लोन दिया है, वो अच्छी है, लोन जो दिया वो टाइम पर आ रहा है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि मार्च 2027
जो मार्च 2027 का टाइम आ रहा है, उसमें दोस्तों और ज़्यादा एनपीए में सुधार होने की ज़रूरत है। अभी तो 2.1% है, इसको और ज़्यादा घट के 1.9% रहने की उम्मीद है अंडर अ बेसलाइन सिनेरियो। आरबीआई क्या करता है, बेसिकली कई सारे टेस्ट करता है, बेसलाइन सिनेरियो, क्रिटिकल सिनेरियो, इस सब चीज़ों के बारे में करता है। तो जो जनरल सिनेरियो, अगर जनरल स्थिति रही इकोनॉमी की, तो हमारा जो बैंकों का एनपीए है वो और कम होगा, और रह के कितना रह जाएगा, 1.9% रह जाएगा। इट मीन्स बैंकों की जो असेट की क्वालिटी है वो और ज़्यादा सुधार होगी, उसका जो लोन दिया है वो टाइम पे आने की उम्मीद की जा रही है, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। थर्ड दोस्तों, इसमें कैपिटल बफर के बारे में बताया गया कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकों के पास में जो कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, सीआरएआर कहते हैं हम इसको, कई बार इसको सीएआर भी कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये दोस्तों बैंकों के पास अपनी खुद की कितनी पूंजी है, वो एक सीआरएआर दिखाता है। जितने ज्यादा बैंकों के पास अपनी पूंजी होगी, वो बैंक उतना ही स्ट्रॉन्ग और साउंड माना जाता है। तो ये रिपोर्ट का ये कहना है कि भाई हमारा जो सीआरआर है बैंकों का, वो स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। सितंबर 2025 में दोस्तों, जो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने सरकारी बैंक है, उसका 16% उसके पास सीएआर है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, जबकि आरबीआई का मैंडेट है 11.5% होनी चाहिए। तो जो आरबीआई के मैंडेट से भी बहुत ज्यादा इनके पास कैपिटल है, इसलिए बैंकों के पास कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है और बैंकों की स्थिति साउंड है। प्राइवेट बैंक को और ज्यादा है दोस्तों, 18.1%। जो टोटल लोन देते हैं उसका 18.1% उनके पास कैपिटल है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, बैंकों की पर्याप्त कैपिटल है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।